हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 36 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, यंगवा ने हुपिंग के बारे में सब कुछ सर्च किया था और साथ में उसको ये भी पता था कि उसके फ्रेंड मिस्टर जाओ का बेटा हुपिंग की कंपनी में ही काम करता है। तो उसने उससे ईमेल भी ले लिया था, जिस वजह से उसने एक पूरा प्रपोजल हुपिंग को भेज दिया था और हुपिंग को वो प्रपोजल काफ़ी पसंद आया। यंगवा को मिलने के लिए बुलाया था। यंगवा कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी कंपनी वाला प्रपोजल भी पसंद आ रहा था तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया है मिलने के लिए। हुपिंग कहता है कि उस प्रपोजल में एक बात लिखी हुई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर वो दोनों आपस में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने लगते हैं और उसको यंगवा से बात करना काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। फिर जाते जाते वो यंगवा से ये भी बोल देता है कि जो मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया है उसके बारे में एक बार सोच लेना। यंगवा मना भी कर रहा था बट हुपिंग कह देता है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम ढंग से सोच लो। फिर दिखाते हैं जुनोई होटल वालों के साथ मीटिंग में होता है। मीटिंग कम उनकी पार्टी ही चल रही थी, वहाँ पे उनको आगे डिस्कस करना था। टैंगुई ने सारी जिम्मेदारी जुनोई के ऊपर छोड़ दी थी। फिर दिखाते हैं क्विंची के पास वही वाली एसोसिएट आके बोलती है जिसने क्विंची का फ़ोटो क्लिक करके वूफी के पास भेजे थे। वो क्विंची से माफ़ी मांग रही होती है और क्विंची भी उसको कह देती है कि उस सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ही वूफी को वो फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर रही थी और ऐसा कोई बुरी बात भी नहीं है कि तुम्हें आगे सक्सेस पानी है तो उसके लिए हम कई बार शॉर्टकट भी अपना लेते हैं, पर इन शॉर्टकट से कुछ फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि इनसे जो हमें सक्सेस मिलती है वो कभी भी रिलायबल नहीं होती है। और जब तुम अपनी मेहनत से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हो ना, तो जो तुम्हारा फाउंडेशन तैयार होता है उसको फिर कोई नहीं हिला सकता। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा करने से पहले कुछ भी सोच लेना। फिर दिखाते हैं उस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह चल रही थी और वो मैनेजर भी बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था कुछ लड़कियों वगैरह से भी। और वहाँ पर जुनोई ने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो बहुत ही ड्रंक हो चुका था। फिर दिखाते हैं ली डाई का फ़ोन आता है क्विंची के पास क्योंकि क्विंची ने ही याओ याओ को ली डाई के पास भेज दिया था कि वो उसका आगे का केस संभाल ले, क्योंकि कोई याओ याओ का केस लेना नहीं चाह रहा था। याओ याओ ने उस मैनेजर पे केस कर दिया था। तो ली डाई क्विंची से यही बोल रही थी कि तू इतना याओ याओ के पीछे मत लग, और पता है उसका तो एक बच्चा भी है 5 साल का, वो अपने डैड के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मुझे नहीं लगता है कि तुझे याओ याओ की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। बट क्विंची कह देती है कि नहीं, मैं तो बस उसकी हेल्प ही कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट लीडाई उसको समझा रही थी। क्विंची फ़ोन कट कर देती है। फिर दिखाते हैं क्विंची जैसी लिफ्ट से बाहर निकलती है वो देखती है कि जुनोई वहाँ पर ड्रंक पड़ा है। वो उसको उठाती है, कार में लेटाती है और फिर वहाँ से लेके जाती है। वो जुनोई से उसका एड्रेस भी पूछ रही थी कि मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ दूँ, पर जुनोई बार बार क्विंची वाला ही एड्रेस बोले जा रहा था। फिर क्विंची गाड़ी रोकती है, जुनोई को पानी देती है और साथ में यंगवा को भी कॉल कर देती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और यहाँ पर आ जाओ। फिर दिखाते हैं क्विंची जुनोई से पूछने लगती है कि तुम उस होटल के साथ डील पक्की करना चाह रहे थे ना, इसलिए तुमने मैनेजर के साथ काफ़ी ड्रिंक की। उसको सुन के जुनोई हाँ ही बोल रहा होता है। तो क्विंची उससे पूछ लेती है कि तुमने जब मैनेजर से बात करी तो उसने याओ याओ के केस के बारे में कुछ बताया क्या, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। बट फिर जुनोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी उसके पास फिर से यंगवा का कॉल आ जाता है। यंगवा उधर साइड ही आ गया था बट उसको पता नहीं था कि क्विंची कहाँ पे है। तो क्विंची उससे बात ही कर रही थी कि जुनोई उसका फ़ोन छीन लेता है। क्विंची अपना फ़ोन भी वापस ले रही थी बट जुनोई देता ही नहीं और वो कह देता है कि एक बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था बट अब नहीं। क्विंची जुनोई को हटा रही थी बट वो बार बार चिपके ही जा रहा था और वो बोल देता है कि मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना तुम्हारी मुझे याद आती रहती है और प्लीज़ तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो। और मैंने तुमसे बोला था ना कि ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारी फेक मैरिज है, मैं तुम्हें बचा लेता, बट तुमने क्यों माना कि तुम्हारी फेक मैरिज थी। प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बट क्विंची उसको हटा ही रही थी, वो मान ही नहीं रहा था। तभी वहाँ पर यंगवा भी ये सब कुछ देख लेता है। क्विंची काफ़ी परेशान हो गई थी जुनोई से, उसको धक्का भी दे रही थी पर जुनोई मान ही नहीं रहा था। फिर क्विंची उसको धक्का दे ही देती है पर जुनोई कह देता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो और तुम मुझसे डिवोर्स लेके मुझसे शादी कर सकती हो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जिन और टेंगुई अपना बिजनेस चलाते हैं ऐसे ही हम अपनी लॉ फर्म खोल लेंगे और हम दोनों लॉयर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से चलेगी। पर क्विंची उससे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है और मुझसे दूर रहो। कल को जब तुम्हें ये सारी बातें याद आएंगी कि तुम आज क्या क्या बोल रहे थे, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट होगी। पर जुनोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था और क्विंची उससे ये भी बोल देती है कि वैसे भी हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होता है। पर जुनोई कह देता है कि मैं तुम्हारे डैड को मना लूँगा, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और अगर बात यंगवा की है तो यंगवा से मैं खुद ही बात कर लूँगा। बट क्विंची उससे मना कर देती है कि ना तो मुझे कोई डिवोर्स देना है और ना ही मुझे किसी दूसरे से शादी करनी है, तो प्लीज़ ये सब बातें मत करो। पर जुनोई बोल देता है कि वैसे भी यंगवा के साथ तुम्हारी मैरिज फेक ही तो थी, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्यों तुम उसको डिवोर्स नहीं देना चाहती हो। और पहले तो तुम शादी के लिए भी तैयार नहीं थी, मैंने तुम्हें कितना मनाया था, फिर तुमने यंगवा से शादी कर ली, तो अब तुम उसको डिवोर्स क्यों नहीं देना चाह रही हो, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो। बट क्विंची उससे बोल देती है कि इस सब का तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज़ तुम ये सब बातें मत करो। और वहीं पर
यंगवा खड़ा था, फिर उससे देखा नहीं जाता और फिर वो क्विंची को वहाँ से ले ही जाता है और साथ में जुनूई से ही बोल देता है कि जो भी बात तुम्हें क्विंची से करनी है वो कल कर लेना जब तुम सोबर होगे। फिर दिखाते हैं क्विंची कार में भी यंगवा से बात करने की कोशिश करती है, बट यंगवा मना कर देता है। वो कहता है कि हम घर पे ही बात करेंगे। घर पहुंचते ही क्विंची यंगवा से बोल देती है कि जो भी तुमने आज कुछ देखा वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने तुम्हें फ़ोन इसीलिए किया था ताकि हम जुनूई को ढंग से घर पहुंचा सके, कि तुम उसको हैंडल कर सको, और जो भी तुमने सुना होगा प्लीज़ उसको गलत मत समझना। यंगवा क्विंची से पूछ लेता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। क्विंची कह देती है इस टाइम तो मैं मैरिड हूँ ना, तुमसे मैंने शादी कर रखी है। यंगवा बोलता है कि ये तो फेक मैरिज है, तो तुम्हें भी पता है, इसको तुम कभी भी छोड़ के जा सकती हो, बट असल में तुम क्यों नहीं करना चाहती हो शादी। फिर क्विंची को जवाब नहीं दे पाती और यंगवा उससे पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। उस बात को सुन के क्विंची थोड़ी देर चुप रह जाती है और फिर वो उससे बोल देती है कि हम तो पहले से ही एक रिलेशनशिप में है ना। उसकी बात सुन के यंगवा बोल देता है कि अगर हम शादीशुदा नहीं होते तो क्या तुम जुनूई को चूज़ कर लेती। उसकी बात सुन के क्विंची कहने लगती है कि अब मुझे समझ में आया, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम क्या याओ याओ को चूज़ करोगे, इसलिए तुम अब मुझसे बदला ले रहे हो ना, ये पूछ के कि मैं जुनूई को चूज़ करूँगी या नहीं। और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ, हम दोनों मैरिड ही अच्छे हैं। फिर यंगवा उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। उसके पास एक डॉक्यूमेंट था जिसमें उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके लिए कुछ डिपॉजिट करना था, और फिर वो क्विंची के सामने रख देता है प्रीनप्शियल एग्रीमेंट। और वो उससे बोल देता है कि जब हम लोगों ने साइन किया था तो हमारा इंटेंशन सिर्फ यही था कि हम लोग अपनी फ्रीली लाइफ जी सकें, हम कुछ भी कर सकें। अगर तुमने इसी को वायलेट किया है क्योंकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही हो, तुम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हो जो तुम्हें पसंद है, तुम इस एग्रीमेंट का सहारा ले रही हो, इसलिए आज इस एग्रीमेंट को ही हम ख़त्म कर देते हैं ताकि तुम और भाग ना पाओ। क्विंची बोल देती है कि ये क्या चल रहा है, आज तुम जुनूई की बात सुन के सब कह रहे हो ना, अभी हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल मॉर्निंग में बात करेंगे। बट यंगवा बोल देता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्विंची उसको समझा रही थी कि एक बात मान लो, जुनूई की बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग से मत लो, बिल्कुल भी उसका मतलब ये था ही नहीं, और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। बट यंगवा उससे बोल देता है कि अगर आज तुमने अपने मन की बात नहीं बोली होती तो मुझे भी पता नहीं चलता कि तुम अपनी लाइफ में चाहती क्या हो। बट क्विंची उससे कह देती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी हेल्प करोगी, मेरा सपोर्ट बनोगे। बट यंगवा बोल देता है कि मैं हमेशा से तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता था, तुम्हारे लिए एक किला बनना चाहता था, तुम्हारी शील्ड बनना चाहता था, एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ पे तुम काम से आओ तो तुम्हें बहुत राहत मिले, आसानी मिले। बट मैं तुम्हारे लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनना चाहता था, वो एक एक्सक्यूज़ जो तुम्हें रियल लाइफ से दूर कर रहा है, जो तुम्हें रियलिटी से भगा रहा है, जिसको पकड़ के तुम कुछ और चीज़ फेस करना ही नहीं चाहती हो। और फिर वो बोल देता है कि कल को हम सब पेपर वर्क कर लेंगे। फिर दिखाते हैं यंगवा घर से भी चला गया था, अपना सामान भी ले गया था और वहाँ पे वो एक लेटर ही छोड़ गया था। फिर दिखाते हैं क्विंची बहुत गुस्सा कर रही होती, वो कार में थी और वो अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आती कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार भी करती हूँ, बट उसके सामने सब कुछ एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था, मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर ली, मैंने उससे बोला क्यों नहीं क्यों कि मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर दिखाते हैं क्विंची रैन मिमी से मिलती है और उसको अपने दिल की सारी कथा सुना रही होती है कि मेरे और यंगवा के बीच में क्या क्या हो गया। वो उससे पूछती है कि मैरिज में क्या ज़रूरी होता है, प्यार ज़रूरी होती है या मैरिज ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। रैन मिमी कहती है कि प्यार के बाद ही तो लोग मैरिज करते हैं ना, तो दोनों स्टेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्विंची का ये था कि मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा है कि मैं अगर किसी से प्यार भी करूँ तो उसके साथ में लंबे टाइम तक नहीं रह सकती हूँ, कोई मेरी लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रहेगी, तो उसके बाद भी फिर सेपरेशन ही होना है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट ही ना करें। और मुझे पता है कि यंगवा को एक न्यू लाइफ चाहिए थी, उसको पूरा एक रिलेशनशिप चाहिए थी और मैं उसको वो प्रोवाइड नहीं करा सकती, तो इससे अच्छा है कि वो मुझसे दूर ही रहे और अपनी लाइफ इंजॉय करे। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि उसको ऐसे ही फंसा के रखूँ अपने पास। बट रैन में क्विंची से कह रही थी कि तू भी किस चक्कर में पड़ गई, तो यंगवा से प्यार करती है ना, तो फिर उससे दूर क्यों जाना चाह रही है। बट क्विंची ये कहती है कि हम दोनों की जो मैरिज थी वो फेक थी और मैं चाहती हूँ कि अभी हम पहली सारी चीज़ ख़त्म कर लें, फिर हम दोबारा से एक नई शुरुआत करें। बट रैन मिमी कहती है कि उस सबसे क्या फ़र्क पड़ता है, जब अब तुम दोनों प्यार करते हो, शादी तुम्हारी लीगली बाइंडिंग थी, तो उसी को आगे कंटिन्यू कर लो। बट क्विंची कहती है कि अब मैं क्या करूँ, उसके पास जाऊँ, उससे रोऊँ, उससे बैगिंग करूँ कि प्लीज़ वो वापस आ जाए। फिर वो सोचती है कि नहीं, यही ठीक है कि यंगवा अपने रास्ते चला गया है, मैं अपने रास्ते, हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, यही ठीक रहेगा।